भाइयों, मैं हूं संदीप फ्रॉम काफ़ी मोटो और ये है मेरा बीस्ट स्कॉर्पियो एन Z8 ऑटोमेटिक। आप सभी को नए साल की मुबारकबाद। होपफुली आपका नया साल बड़ा अच्छा निकलेगा। वेलकम तो 2024 ने बड़े अच्छे से की है। हम लॉन्ग ट्रिप पे गए थे, पीछे रेड लाइट पे आके छोटे हाथी ने पीछे से ठोक दिया, तो इसका अभी बम्पर मेरे ख्याल से रिप्लेस करना पड़ेगा और पार्किंग सेंसर गया। और दूसरा, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस लीड हुआ। हमें एक हाथ से पार्किंग करने की कोशिश कर रहे थे और भैया पिलर में लगा दी। तो मेरा नया साल तो जैसा हो गया, लेकिन होपफुली आप लोगों का जो नया साल है वो बहुत बढ़िया निकलेगा। मैंने इस स्कॉर्पियो एन Z8 में ऑलमोस्ट 8000 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं। सो आई थॉट कि एक ओनरशिप रिव्यू करते हैं 8000 किलोमीटर वाला, और जो मेरा एक्सपीरियंस है अब तक वो आपसे शेयर करते हैं। तो भैया ये है Z8 ऑटोमेटिक स्कॉर्पियो एन, सेकंड टॉप मॉडल है। लॉन्गेस्ट ड्राइव इसने अब तक किया है यहाँ से पुरी का, जो कि लगभग 1000 किलोमीटर्स वन साइड था, एंड देन सिटी ड्राइव। तो वन साइड से 1500 किलोमीटर हो गया, मिक्स ऑफ सिटी एंड हाईवे। और फिर हैदराबाद और बेंगलोर के भी काफ़ी ट्रिप किए हैं हाईवे के ऊपर। तो मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस है वो इस ओनरशिप रिव्यू है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा स्कॉर्पियो एन Z8 के साथ। तो पहले भाइयों थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं आपको इसके मॉडल के बारे में। ये है Z8 ऑटोमेटिक डीजल में, और इसमें दो वेरिएंट आते हैं बेसिकली। आपका 6 सीटर वाला है और 7 सीटर वाला है। ये जो वेरिएंट जो मैंने लिया है वो 7 सीट स्टैंडर्ड वाला है। और रीजन सिंपल सा था कि भाई दोनों के रेट में 60-70 हज़ार रुपये का फ़र्क था, एंड आई डिडंट फाइंड इट वर्थ कि उसके 60-70 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए जाएँ। चलिए मैं दिखा देता हूँ पहले आपको। तो भाई सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं देखता हूँ इंटरनेट पे भी, यूट्यूब पे भी, कि माइलेज कितना देती है, और उसके बड़े डिफरेंट से जवाब मिलते हैं। देखिए, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है हाईवे के ऊपर, अगर आप 90 to 100 के बीच में चलाते हो, मैं बात कर रहा हूँ ऑटोमेटिक की, तो आपको 16 का माइलेज आराम से मिल जाता है डीजल में। और अगर आपकी स्पीड 100 से ऊपर से 100 to 120 के बीच में है, तो आपका जो माइलेज है वो 13 और 14 हाईवे पे आएगा। सिटी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मैं जैप मोड में चलाता हूँ, तो जैप मोड में 10.5 से लेके 11 के बीच का माइलेज मिल जाता है। और अगर मैं उसी को जिप मोड में चलाऊँ तो मुझे 12 तक का भी माइलेज मिल जाता है। लेकिन जिप मोड का मतलब अजीब ही सीन है, क्योंकि पावर रेशो आपका घट जाता है, स्टीयरिंग थोड़ा हैवी हो जाता है। तो माइलेज तो मिल जाता है, लेकिन ये कंफर्ट जो है ना, जो फन है स्कॉर्पियो एन को चलाने का, वो थोड़ा लॉस हो जाता है। तो यही माइलेज है, और ये कंसिस्टेंट है। मतलब अगर मैं अभी भी दिखाऊं अगर आपको इसका माइलेज, तो अभी भी, और मिक्स हाईवे लोकल दोनों का, तो 11.5 के आसपास आ रहा है, जो कि क्वाइट डिसेंट माइलेज है इस साइज़ की कार के लिए। अगर आप देखो गाड़ी का जो वजन है ना, पूरे 2 टन का वजन है, और अगर 2 टन के वजन में अगर ऑटोमेटिक में ये इतना माइलेज दे रही है, तो दिस इज वन ऑफ द फंटास्टिक माइलेज। अगर आपके पास मैनुअल है, ठीक है, तो मैनुअल में माइलेज मतलब 1 या 2 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से आपका बढ़ जाता है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 या 2 किलोमीटर का ही है, लेकिन वो आपकी चॉइस है। आपको मैनुअल पसंद है या ऑटोमेटिक, पर्सनल चॉइसेस होती हैं, लेकिन उसके ऊपर आपका माइलेज का भी ऊपर नीचे थोड़ा सा होता है। तो भाई ये तो था डीजल का। पेट्रोल में तो भाई मेरी जान सूख जाएगी। अगर आपके डीप पॉकेट्स हैं, बहुत पैसा है, तो आप तभी इसको पेट्रोल में लें। पेट्रोल में भाई सिटी का माइलेज तो इसका मुश्किल से 5 से 6 का है, सिटी का 5 से 6 का किलोमीटर पर लीटर का। और हाईवे पे अगर जाओगे तो 10 से 11 का माइलेज दे देगी। इससे ज़्यादा माइलेज पेट्रोल में स्कॉर्पियो एन देती ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ को रेडी हो, मतलब इसको एब्जॉर्व कर सकते हो इस चीज़ को, तभी स्कॉर्पियो एन को पेट्रोल में चूज़ करना। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि भाई डीजल ही खरीदो, ठीक है। कहीं कुछ नहीं होने वाला डीजल का, डीजल ही खरीदो। दिल्ली NCR में 10 साल की लिमिट है, बाकी सारे स्टेट में 15 साल की लिमिट है, और यही रहेगी, ठीक है, स्पेशली फॉर द बिगर इंजन्स। तो जो रूमर्स वगैरह में ना फंसो कि पेट्रोल डीजल का फ्यूचर क्या है, कहीं कुछ नहीं होने वाला। आराम से खरीदो और पीसफुल लाइफ को एंजॉय करो।
जो इसका जो टॉर्क है जो आपको डीजल में मिलता है वो पेट्रोल कभी मैच ही नहीं कर सकता, या जो ड्राइविंग का जो कंफर्ट है वो डीजल में जो मिलता है वो पेट्रोल कभी मैच ही नहीं कर सकता। तो आपकी चॉइस है, पर्सनल चॉइस है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर माइलेज का दिमाग में है और कितना देती है कि दिमाग में है, तो ऑलवेज गो फॉर स्कॉर्पियो एन इन डीजल इंजन। भाइयों अब बात कर लेते हैं इसके रोड प्रेजेंस के बारे में। देखो मैंने जो ये गाड़ी खरीदी थी ना, बिना टेस्ट ड्राइव के खरीदी थी, ठीक है। तो इसकी मैंने बुकिंग कर दी ब्लाइंडली, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसे बुक कर दिया, और बुक करके जब मेरे को उसकी डिलीवरी मिली ना, तब जाके मुझे ये एहसास हुआ कि भाई रोड प्रेजेंस नाम की चीज़ क्या होती है। आप अगर इसका साइज़ देखो ना, तो भाई ये फॉर्च्यूनर को टक्कर देती है साइज़ के मामले में, ठीक है। और ये जितनी भी सब कॉम्पैक्ट जो एसयूवीज़ है ना, आप जब इसके अंदर बैठोगे ना, जो इसकी कमांडिंग पोजीशन है, सिटिंग कमांडिंग पोजीशन है, अगर उसमें बैठोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि बाकी चीज़ सब कॉम्पैक्ट जो एसयूवीज़ हैं, जो अपने आप को एसयूवी बोलती हैं, वो एसयूवी नहीं है, बेसिकली क्रॉसओवर्स हैं, या छोटी कार को बड़े टायर लगा के थोड़ा हाइट बढ़ा के उसको ऊंचा कर दिया गया है, ठीक है। जब आप इसके अंदर बैठते हैं ना भाई साहब, जो आपको कमांडिंग व्यू मिलता है, ठीक है, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ना पूरी दुनिया आपके सामने है, ठीक है। और आप देखो इसका, मुझे ना बोनट तक दिखाई दे रहा है पूरा। तो देख लो व्यू कितना अच्छा है जब आप ड्राइव कर रहे होते हो, चाहे वो हाईवे हो चाहे सिटी हो। और बाकी जितनी भी कारें हैं ना, आपके सामने एकदम मतलब ऐसे लगती हैं जैसे छोटी कोई, मतलब कोई छोटा टॉय चल रहा हो, ये देखो। और जितने भी ऑटो रिक्शाज वाले हैं या जितनी भी छोटी कारें हैं, वो तो आपको ओवरटेक करने का सोचती नहीं है। हाँ, जो बाइकर्स हैं वो किसी के नहीं होते भाई, चाहे तुम स्कॉर्पियो एन चला लो चाहे तुम ट्रक चला लो, वो आपको कट मारेंगे ही मारेंगे। लेकिन यह है कि भाई बाकी जो व्हीकल्स हैं उनसे आपको फुल रिस्पेक्ट मिलती है इसमें बैठने के बाद। स्कॉर्पियो एन के ही प्राइस रेंज में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कोरियंस ऑप्शंस हैं, जापानीज ऑप्शंस हैं, और वो सारे जो ऑप्शंस हैं, सेल्टोस हो गई, क्रेटा हो गई, किया के डिफरेंट वेरिएंट्स हो गए, या फिर कुशाक हो गई, टाइगुन हो गई, वो सारे व्हीकल्स अवेलेबल हैं सब कॉम्पैक्ट में। फीचर्स, टन्स ऑफ फीचर्स मिलते हैं उसके अंदर, लेकिन अगर आप कंपेयर करो साइज के प्रोपोर्शन का, तो कोई भी कंपैरिजन नहीं है। और जब आप एक बार स्कॉर्पियो को चलाओगे ना या इसके अंदर बैठोगे ना, तो आपको फील होएगा कि भाई वो एसयूवीज नहीं है, दे आर क्रॉसओवर्स, या कह लो कि एसयूवी ऑन अ स्टेरॉइड। यही है, एसयूवी कहना ही गुनाह है उन कारों को, नॉट टू अंडरमाइन देम। वो सारी कारें अपने इन इट्स ओन बेहतरीन कारें हैं, बहुत अच्छे फीचर्स उसके अंदर मिलते हैं। पर मैं देखता हूँ लोगों को कंपेयर करते हुए विद स्कॉर्पियो एन, तो ये सेगमेंट ही टोटली डिफरेंट है उन सब कॉम्पैक्ट से, तो कंपैरिजन करना बनता ही नहीं है। अब बात करते हैं कि कार की परफॉर्मेंस ऑन हाईवेज। देखिए स्कॉर्पियो एन 100-120 तक तो सुपर कंफर्टेबल कार है, हाईवे के ऊपर आराम से आप आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स क्रूज कर सकते हो, 5-6-7 घंटे नॉन स्टॉप चला सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। लेकिन जैसे ही आप 120 क्रॉस करते हो, वहाँ पे थोड़ा सा शेकीनेस आने लगता है, और वो फील होने लगता है कि आप गाड़ी को बियॉन्ड लिमिट आप पुश कर रहे हो, वो फीलिंग आने लगती है। उस स्पीड पे भी कार परफेक्टली स्टेबल रहती है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। ये मेरी पर्सनल फीलिंग है। दूसरी चीज़ क्या है, हम्स पे या टूटी हुई सड़कों पे कैसे परफॉर्म करती है। देखो भाई, अगर आपकी गाड़ी की, स्कॉर्पियो की स्पीड 40 या उससे ऊपर है, उसके बाद तो हाईवे हो चाहे वो सिटी रोड्स हो, कहीं पे भी कोई हम्स हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब आप यू ग्लाइड थ्रू, मतलब जैसे आप बस फ्लोट होके निकल जाते हो ना, फ्रंट पैसेंजर को, ड्राइवर को, ना पीछे वाले को, किसी को कुछ पता नहीं चलता, आराम से निकल जाते हो, कोई इशू नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपकी स्पीड 40 से नीचे है, उस स्पीड में तो भाई झटका आराम से मालूम पड़ता है। ड्राइवर को तो कोई दिक्कत नहीं होती, मैं पर्सनली कोई फील नहीं करता, लेकिन अगर आपका जो को पैसेंजर है और जो पीछे अगर कोई सेकंड रो में, थर्ड रो में अगर कोई बैठा हुआ है, उनको फीडबैक, दे विल नॉट लाइक इट, ठीक है। उनको फीडबैक मालूम पहुंच जाएगा और हो सकता है गाली वाली भी पड़ जाए। तो स्लो स्पीड पे तो भाई ईच एंड एवरी हम्प की डायरेक्ट फीलिंग पहुंचती है। लेकिन हाँ, अगर स्पीड पे हो, स्पीड में आप आराम से ग्लाइड थ्रू कर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कोई भी हम, मुझे एटलीस्ट 8,000 किलोमीटर की ट्रैवल में अब तक ऐसा कोई हम मिला नहीं
जो मैंने स्पीड में क्रॉस किया हो और उसके लिए किसी ने कोई कंप्लेन की हो। एकदम मस्त प्लांटेड रहती है गाड़ी के अंदर। 8,000 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे यही चीज़ तो रियलाइज़ हुई कि गाड़ी का जो सस्पेंशन है वो बेस्ट ट्यून्ड है इस साइज़ की कार के लिए। और सॉलिड बिल्ड भी है, तो गाड़ी बहुत स्ट्रांग है, सारे सिक्योरिटी फीचर्स इन्होंने दे रखे हैं, तो क्वाइट कंफर्टिंग है इसको ड्राइव करना, क्योंकि आपके दिमाग में रहता है कि हाँ यू आर ड्राइविंग अ सेफ कार, 5 स्टार ग्लोबल एनकैप कार। बट मैंने अभी वो वीडियो भी देखा है जो अभी काफ़ी वायरल हुआ है, जिसमें वन पर्सन लॉस हिज राइट लेग क्योंकि उसका वाइल मूविंग ऑन द मूव राइट व्हील्स बाहर आ गए थे। तो थोड़ा डर तो लगता है ये सब वीडियोस देखने के बाद। होपफुली महिंद्रा विल गिव इट्स राइट अटेंशन, और वो अब ऑफ कोर्स उसका जो डैमेज है वो तो कंपनसेट नहीं हो सकता, बट होपफुली उसका राइट सॉल्यूशन मालूम पड़ जाएगा, रूट कॉज मालूम पड़ जाएगा कि वो प्रॉब्लम क्यों हुई थी। तो भाई चलिए अब बात करते हैं गाड़ी के इनग्रेस और इग्रेस के बारे में। देखिए, गाड़ी के अंदर चढ़ना अगर स्पेशली फॉर द ड्राइवर और जो को पैसेंजर है उसके लिए तो बहुत आसान है। आराम से ग्रैब हैंडल को पकड़ा, स्टैंड पे पाँव रखा और आराम से बैठ गए, कोई इशू नहीं है। सेम वे अगर आपको उतरना है, ग्रैब हैंडल पकड़ा और उतर गए, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आती है बैक सीट के लिए। बैक सीट में यहाँ पे कोई भी ग्रैब हैंडल दे नहीं रखा है, तो स्पेशली अगर घर में एज्ड लोग हैं या फिर लेडीज़ हैं जिनके हेल्थ का इश्यूज़ हैं या नीज की प्रॉब्लम है, उनके लिए पीछे वाली सीट पे बैठना बहुत मुश्किल है। देखिए, मेरे लिए आसान था, मैंने ये हैंडल को पकड़ा और अंदर चढ़ गया। लेकिन अगर एज्ड को चढ़ना है उतरना है या वुमेन को चढ़ना उतरना है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, उतरना है तो ऐसे करना पड़ेगा और आप फिर उतरेंगे ऐसे। सेम वही केस आपका थर्ड रो के लिए आ जाता है। अगर आपको थर्ड रो में किसी को बैठाना है तो पहले आपको ये वाली सीट को यहाँ से फोल्ड करना रहेगा और उसके बाद वो वहाँ पीछे बैठ पाएगा। तो सेम केस अगर बच्चे हैं तो थर्ड सीट में इग्रेस ईजी है, बट अगर कोई एज्ड है या फिर ओल्ड लेडीज़ हैं या जिनको कोई हेल्थ के इश्यूज़ हैं, उनके लिए बैठना बहुत चैलेंजिंग रहेगा। तो आते हैं स्टीयरिंग पे। देखो, स्टीयरिंग में जो बेसिक जितने भी फीचर्स हैं, ठीक है, कॉल रिसीव कट करने के, क्रूज कंट्रोल सेट करने के लिए, वो सारे फीचर्स उसके अंदर इन्होंने दे रखे हैं। जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो है स्टीयरिंग के टाइप में। 25 लाख की कार है, मतलब आप इस 25 लाख की कार में महिंद्रा पता नहीं क्या सोच रहा था, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग नहीं दे पाए ये लोग। इसकी आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे कोई बटन सा दे रखा है जिसको थोड़ा डाउन करेंगे तो इसकी आप हाइट तो एडजस्ट कर सकते हो स्टीयरिंग की, पर ये टेलीस्कोपिक है ही नहीं, तो इसको आप अपने रीच में नहीं ला सकते। तो अगर मान लीजिए कोई लेडीज चला रही है और उसको अपने थोड़ा क्लोजर में स्टीयरिंग चाहिए, वो यूज नहीं कर सकता है इसको। अब आते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर। तो देखिए, ये जो मैंने गाड़ी खरीदी थी वो खरीदी सितंबर लास्ट ईयर। तो उस टाइम में जितनी भी स्कॉर्पियो आई थी उनके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट उन्होंने ऑलरेडी कर दिया था। तो जो ये कार प्ले नॉट कनेक्टिंग डिसकनेक्टिंग के जो इश्यूज थे मोस्टली सॉल्व हो गए थे। मेरे केस में इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑटो, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले दोनों आराम से कनेक्ट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत होती है जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, तो ऐसा होएगा कि आफ्टर 1 आवर 2 आवर्स की ड्राइविंग में ये काम नहीं करेगा, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है एंड्रॉयड ऑटो, और फिर 5 मिनट बाद फिर से आपको कनेक्ट करना पड़ता है, तब कनेक्ट होता है। तो मे बी कुछ सॉफ्टवेयर बग होगा, शायद नेक्स्ट सर्विस अपडेट होगी तो उसके अंदर फिक्स हो जाएगा। इसके अंदर इशू है प्राइमरीली एलेक्सा का। देखिए, महिंद्रा जो है ना, इसके लिए एलेक्सा के लिए वोडाफोन का सिम कार्ड यूज़ करता है शायद, और वोडाफोन का सिम कार्ड की जो कवरेज है, सिम की जो कवरेज है वो ज़्यादा है नहीं। तो काफ़ी जगह ऐसे होता है कि एलेक्सा काम ही नहीं कर रही होती, आप कमांड देते रहेंगे वो काम नहीं करेगी। तो अगर आप इन ओवरऑल देखें, इंफोटेनमेंट सिस्टम इज़ ओके, बट आई थिंक जब आपने इतने मोटे पैसे खर्चा किए हैं तो आई वुड हैव एक्सपेक्टेड लिटिल बिट बेटर ऑप्शंस और चॉइसेस, बट नेवरदलेस कोई डील ब्रेकर नहीं है। हाँ, अगर मेरी पर्सनल चॉइस होती तो मैं जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है XUV 700 की तरह ही
लाइक करता, जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आता है। देखो भाई, स्कॉर्पियो एन की जो सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन है ना, या सीट्स की जो क्वालिटी जो महिंद्रा ने यूज़ की है, वो बहुत सॉलिड है। मैंने ऑलमोस्ट 500-600 किलोमीटर चलाया नॉन स्टॉप और ज़ीरो टायर्डनेस के साथ मैं गाड़ी चला रहा था, मुझे कोई इशू नहीं हुआ। मेजर इशू जो मुझे लगता है, इशू नहीं है लेकिन वो ना रिग्रेट टाइप से लगता है कि भाई जब सब कॉम्पैक्ट जितनी कार्स होती हैं, जो 20-20 लाख की गाड़ी आ रही हैं, वो आपको वेंटिलेटेड सीट्स दे रही हैं। तो महिंद्रा भाई आप पता नहीं क्या सोच रहे थे कि इसके अंदर वेंटिलेटेड कूलिंग सीट्स या वेंटिलेटेड सीट्स नहीं दे पाए आप। दूसरा इशू दिखाता हूँ आपको, जो सेकंड रो सीट्स है, ये सेकंड रो सीट के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है इसको स्लाइड करने का, ठीक है। कम से कम इतना ही ऑप्शन दे देते हैं कि स्लाइड फ्रंट बैक कर पाते, तो ये जो सेकंड रो थी के जो पैसेंजर्स के लिए और ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता। अब अगर किसी को मान लो थर्ड रो में जाना है, ठीक है, थर्ड रो में वो कैसे जाएगा और कैसे बैठेगा, क्योंकि यहाँ से एडजस्ट करके फोल्ड तो हो जाएगी, आप अंदर चले जाओगे, लेकिन अगर आप थोड़ा टॉल है, ठीक है, तो आपके जो घुटने हैं वो टिकेंगे सेकंड रो की सीट के साथ। चलो भाई, अब बात करते हैं एसी के बारे में। देखो एसी स्कॉर्पियो एन Z8 में इन्होंने ड्यूअल एसी दे रखे हैं, ठीक है, और ये जो एसी है ना परफेक्टली काम करता है विद इन इवन मिनट। आपकी गाड़ी चाहे कितनी गर्म हो, चाहे आपने कितनी भी धूप में खड़ा कर रखा हो, गाड़ी अपने आप से कूल हो जाती है, कोई इशू नहीं होता। मैंने अभी तक जून जुलाई की गर्मी भी झेल ली यहाँ पे, कभी मुझे मैक्स एसी ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑटो पे सेट करता हूँ टेम्परेचर 26 का और विद इन अ मिनट, और उससे पहले ही बल्कि गाड़ी का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल हो जाता है, कंफर्ट हो जाता है। गाड़ी की जो बैक सीट है, बैक सीट की जो ये एसी यूनिट है ना, ये सेम एसी यूनिट नहीं है, महिंद्रा ने ये डिफरेंट एसी की यूनिट ही लगाई है। तो इसकी जो स्पीड है ना, एसी की जो स्पीड है, वो परफेक्टली काम करती है सेकंड रो के लिए और एकदम से कूल कर देती है, कोई इशू नहीं होता उसके अंदर। भाई प्रॉब्लम है थर्ड सीट। थर्ड सीट में अगर आप देखोगे ना, तो भाई कोई भी इनने एसी वेंट भी नहीं दिया। कम से कम अगर एक एसी वेंट दे देते ना यहाँ पे, तो वो अपना काम हो गया होता। मैं देखता प्रोविजन दे रखा है, अगर आप देखो ना यहाँ पे, ये देखो वहाँ पे प्रोविजन है, लेकिन वेंट नहीं दिया। पता नहीं क्या यार, ये महिंद्रा वाले भी ना दिमाग की दही कर देते हैं कभी कभी। इतनी बढ़िया गाड़ी बनाई, छोटी छोटी कमियां छोड़ देते हैं। मैं आपको स्कॉर्पियो एन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताता हूँ। है तो ये 7 सीटर कार, ठीक है। प्रॉब्लम देखो, अगर मान लो आपके घर में 2 एडल्ट और 2 किड्स हैं और उनको ट्रैवल करना है, मैं केवल 4 लोगों की बात कर रहा हूँ, सामान कहाँ लेके जाओगे? ये देखो, ये है आपका बूट स्पेस। अगर सारी सीट्स ऑन रहे हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रीफ केस आ जाएगा यहाँ पे, वो भी इसलिए कि यहाँ पे किसी समझदार बंदे ने ये कर्व दे रखा है, तो वो उसके अंदर सेट हो जाएगा। बाकी सारे आपको ये हाइकिंग बैग या टम्बल बैग आते हैं ना, उसी में सारे कपड़े ठूसने पड़ेंगे और वो रखने पड़ेंगे यहाँ पे। या फिर अनदर ऑप्शन है कि आप जो अपनी थर्ड सीट है, थर्ड सीट को पूरा फोल्ड कर दो और फोल्ड करके इस सीट को, कहाँ से पुल होगा भाई, ये यहाँ पे आपने ये स्पेस बना लिया और इसमें आप अपने ब्रीफकेस बैग वगैरह रख लो। नहीं तो अगर आपकी प्लानिंग ये है कि भाई आपको पीछे वाली सीट के लिए भी दो, मतलब कोई बच्चे हैं, कोई एडल्ट है शॉर्ट ट्रैवल करने के लिए, तो भैया आपको नेक्स्ट ऑप्शन तो ये है कि गाड़ी के ऊपर आपको रूफटॉप कैरियर इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, तभी आपकी जो थर्ड सीट है वो यूजेबल हो पाएगी। तो भैया अब बात कर लेते सेफ्टी एस्पेक्ट की। Z8 में आते हैं 6 एयरबैग्स और सारे सेफ्टी फीचर्स आते हैं। मेरी इसकी पर्सनल टेस्टिंग हो चुकी है। स्पेशली इसकी जो ब्रेक्स हैं, चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक्स आते हैं। मैं भाई पुरी से जब आ रहा था तो एक भाई साहब ने सडनली डिसाइड किया कि वो सेकंड लेन, मिडिल लेन से यू टर्न लेके उस साइड में चले जाएंगे, एंड आई अप्लाइड पैनिक ब्रेकिंग। ठीक है, पैनिक ब्रेकिंग अप्लाई करने के बाद मैं तो मतलब घबरा गया था, लेकिन गाड़ी वहीं पे स्टैंड स्टिल में आ गई कपल ऑफ सेकेंड्स के अंदर, और वो भाई साहब बच गए, वरना आज मैं कहीं और होता और वो भाई साहब कहीं और होते। ठीक है, तो फुल्ली इम्प्रेस्ड कि जो कार का जो बिहेवियर था ना उस पैनिक ब्रेकिंग के अंदर, परफेक्ट बिहेवियर जैसा एक्सपेक्ट किया था इतनी बड़ी गाड़ी के साथ। और जो गाड़ी ग्लोबल एनकैप में 5 रेटिंग आती है उसी में फुल टेस्टिंग कर ली भाई, लेकिन एक बार को तो हवा खराब हो गई थी। एक चीज़ बड़े जो चीज़ थी कि जब मैंने पैनिक ब्रेकिंग अप्लाई की थी ना, तो सारे हैजार्ड लाइट्स ऑन हो गए थे।
तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारे पीछे भाई साहब आ रहे थे वो भी 80-90-100 की स्पीड पर आ ही होंगे, उनको भी मालूम पड़ गया पहले कि भैया कुछ गड़बड़ हो गई है, और उन्होंने गाड़ी सेफ डिस्टेंस पे रोक ली थी। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है जो मैंने नोटिस किया जब मैं रिव्यू कर रहा था, मतलब कि हुआ क्या एक्चुअली जब मैंने उसके बाद ट्रैवल स्टार्ट किया। तो आई थिंक बहुत अच्छा फीचर है वो। स्कॉर्पियो का सबसे बकवास जो फीचर है ना, सबसे बकवास फीचर जो दे रखा है, अब मुझे पता नहीं क्यों दे रखा है भगवान जाने, उससे माइलेज में कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऑटो स्टार्ट स्टॉप का, ऑटो स्टार्ट स्टॉप स्पेशली आपका ऑटोमेटिक में होता क्या है कि कुछ सेकंड के लिए आपने ब्रेक दबाए, गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, ठीक है, बंद हो जाएगी। आप जब स्टार्ट करोगे तो जब गाड़ी स्टार्ट होती है ना, तो हमेशा ड्राइव मोड में स्टार्ट होती है, जो कि एक्चुअली फर्स्ट गियर है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, स्टार्टिंग में जर्क आता है, और जर्क अगर आप सोचो कि अगर कोई बम्पर टू बम्पर ड्राइविंग में या ट्रैफिक में अगर कोई आगे गाड़ी खड़ी है और आपका कंट्रोल नहीं है, तो यू माइट टच दैट व्हीकल ऑल्सो। तो बहुत मतलब वीआईडी है। मैं क्या करता हूँ मोस्टली, जब मुझे याद रहता है तो मैं जब गाड़ी चलाता हूँ इसको बंद ही कर देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये जो फीचर है ना वहाँ पे सक्सेसफुल है जहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम रहता है, ठीक है। तो आप मान लो जो गाँव देहात में चला रहे हो गाड़ियाँ, ठीक है, या ऐसे शहर में चला रहे हो जहाँ वहाँ उतना ट्रैफिक बिल्टअप नहीं होता है या उतने फ्रीक्वेंट रेड लाइट्स नहीं है, तो वहाँ पे ये फीचर ठीक है, क्योंकि देन यू कैन सेव मे बी कपल ऑफ ml ऑफ फ्यूल दिस थिंग। लेकिन बाकी तो वाहियात फीचर है ये। तो यार मैं ना फटाफट जल्दी से बता देता हूँ कि मेरा पर्सनल ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है। मैं तो आई एम माइटी इम्प्रेस विद दिस कार, मतलब वन ऑफ द फैंटास्टिक कार जो मैं अफोर्ड कर सकता था, जो मैंने खरीदी। आई यूज दिस कार फॉर सिटी ड्राइविंग ऑल्सो एंड फॉर लॉन्ग ड्राइविंग ऑल्सो, बिकॉज ये मेरी प्राइमरी कार है और कोई दूसरी गाड़ी है नहीं मेरे पास, ठीक है। इसका जो स्टीयरिंग वगैरह है इतना लाइट है कि सिटी कम्यूट के अंदर भी फुल कंफर्टेबल में आप गाड़ी चलाते हो, कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऊपर से ऑटोमेटिक है, तो वो चेरी ऑन द केक है। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन तो ये रहेगी, अगर आपका जो बजट है वो कह लीजिए कि 18 से 25 लाख के बीच में है, तो आप स्कॉर्पियो एन के लिए ही जाओ। वन ऑफ द फाइनेस्ट कार है, और गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है या फिर जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है दैट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। दूसरे किसी व्हीकल में इस प्राइस रेंज में आपको ये चीज़ें या ये कैपेबिलिटीज़ आपको मिलेंगी नहीं। हाँ, एक बात जो ध्यान देने वाली बात है, जो काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं, कि अगर आप इस साइज़ का व्हीकल ले रहे हो, स्पेशली स्कॉर्पियो ले रहे हो, तो भाई गो फॉर ऑटोमेटिक। 1 लाख का 70,000 का डिफरेंस है मैनुअल और ऑटोमेटिक के अंदर। लेकिन जो उसका जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है ना, और जो उसका क्लच है, वो बेस्ट ट्यून्ड है सिटी ड्राइव के लिए भी और हाईवे ड्राइव के लिए भी। मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर मैंने इन माई फोरम्स और जो व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह हैं उसके अंदर काफ़ी कंप्लेन सुनी है कि लोगों को नी पेन होने लगता है, या फिर क्लच बर्निंग के इश्यूज अभी आपने देखे होंगे मुंबई में, लोनावाला में, ट्रैफिक जैम में काफ़ी सारी गाड़ियों के क्लच जल गए थे। वो इसीलिए होता है क्योंकि इसका जो क्लच है ना वो बहुत हाई लेवल पे है, तो इसका जो ड्राइव है ना, जो पुश करने का फिर जो उसको वापस छोड़ते हो, वो ड्राइव बहुत बड़ा है। तो लोग क्या करते हैं, हाफ पेडल पे, हाफ क्लच पे चलाने की कोशिश करते हैं, और अगर आपका पीक ट्रैफिक है तो चांसेस हैं कि क्लच प्लेट आपकी जल ही जाएगी। ऑटोमेटिक में क्लच बर्निंग वाला इशू ज़्यादा है नहीं, अगर आप ऑटोमेटिक को ठीक से चलाते हैं तो, मतलब क्रॉलिंग फीचर को यूज़ करते हैं और ब्रेक छोड़ते पकड़ते रहते हैं ट्रैफिक के अंदर, तो ये क्लच बर्निंग वाला कोई इशू है ही नहीं। और आपका जो लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड है ना, आपको लिटरली थैंक यू बोलेगा। तो भाई मैं आपको नक्शल में बता देता हूँ। देखिए, कुछ बेसिक जो कमियां हैं, थर्ड रो में एसी नहीं है, हालांकि सेकंड रो का जो एसी है वो डिफरेंट यूनिट है और वो कंपनसेट कर देती है, कूलिंग कर देती है इनफ, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। लेकिन अगर थर्ड रो के अंदर एसी होता तो बहुत अच्छा रहता। दूसरी बात, स्कॉर्पियो एन के अंदर वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है। 20-25 लाख रुपये खर्च करने के बाद अगर वेंटिलेटेड सीट्स भी नहीं मिल सकती तो मतलब अब क्या ही कहूँ महिंद्रा को। एडास, फ्रंट कैमरा, एडास तो है ही नहीं, फ्रंट कैमरा ZL में मिलता है और वो भी बिल्कुल वाहियात टाइप का कैमरा है, भगवान जाने महिंद्रा क्या सोच रहा था उसमें। जबकि XUV700 के अंदर ये सारे फीचर्स अच्छे उसमें मिल जाते हैं, और वो भी इसी प्राइस रेंज में आती है, 1-1.5 लाख का ही फ़र्क है बस। दूसरी चीज़ क्या है कि महिंद्रा की सर्विस, भैया महिंद्रा की सर्विस को 21 तोपों की सलामी है भाई साहब। इतनी वाहियात सर्विस है, वो भी आज के टाइम एंड एज के अंदर, जिसमें इतनी बढ़िया गाड़ी बना रहे हैं वो। सर्विस में थोड़ा इन्वेस्ट कर दें भगवान, तो भला हो जाए सबका। मेरा फ्रंट जो बैक बम्पर है वो हिट हुआ था छोटा हाथी से, उसको रिप्लेस कराने गया भाई साहब, अभी तक पार्ट नहीं मिल रहा उसका। तो भाई महिंद्रा वालों इतनी बढ़िया गाड़ी बनाई है, इतनी स्ट्रांग बिल्ड है,
लोग इतना पसंद कर रहे हैं, इतना वेटिंग पीरियड है, लोग इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सर्विस भी इम्प्रूव कर दो, अप्रिशिएट ही करेंगे भाई। हुंडई मारुति से तो कंपेयर नहीं कर रहा, थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दो, टाटा से थोड़ा सा बेटर हो जाओ, उतना ही काफ़ी है। पर भैया इन अ नटशेल आई थिंक ये सब कमियों को थोड़ा हटा दो साइड में, क्योंकि ये सब कमी थी, मुझे विजिबल भी थी, मैंने तभी गाड़ी खरीदी और उसका जो बेनिफिट है वो भी मैं ले रहा हूँ, मज़े आ ही रहे भाई गाड़ी चलाने में, फन टू ड्राइव SUV है, ठीक है। तो वो ये सब कमियाँ मालूम थी, उसके बाद मैंने गाड़ी खरीदी है, इसका और उसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इन्जॉय कर रहा हूँ, तो मतलब गाड़ी तो बढ़िया है ही। तो भाई ये है मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस। लोगों का डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव तो ये है कि वन ऑफ द बेस्ट कार विच आई कुड अफोर्ड इन माई बजट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई सजेशन है या कोई फीडबैक है तो उस पर कमेंट करके जरूर बताइए, एंड आई वुड लाइक टू improve upon the content based on your feedback. Thank you for watching. Sandeep from Coffee Moto.